नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर खास कार्यक्रम और मैं हूं कंचन डोगरा। निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी विषय से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मातृत्व के सुख को शब्दों से बयां कर पाना किसी के लिए शायद ही संभव है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो मां नहीं बन पाती। ऐसी निसंतान महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। इस आधुनिक इलाज से लाखों निराश दंपतियों ने संतान सुख प्राप्त किया है। निसंतानता और IVF के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने IVF स्पेशलिस्ट। तो आइए एक एक करके मैं आपको उन सभी स्पेशलिस्ट से परिचित करवा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर विद्यासागर, इंदिरा IVF लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर पूजा रानी, इंदिरा IVF रांची से हमारे साथ, पटना से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो निसंतानता और IVF से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर्स के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर विद्या, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो 2015 में 30% महिलाएं जो थी वो टीबी से ग्रसित थी। तो इसका फर्टिलिटी पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों को ही प्रभावित करती है, जबकि फैक्ट ये है कि टीबी के बैक्टीरिया बहुत आसानी से ब्लड के थ्रू होते हुए जेनाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच सकते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स में 3 ऑर्गन्स मेन हैं, यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज। इनमें मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होने वाला ऑर्गन है ट्यूब्स, बिकॉज ये सबसे डेलिकेट स्ट्रक्चर है बट उतना ही इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि भ्रूण का निर्माण ट्यूब के अंदर ही होता है। अंडा और शुक्राणु ट्यूब के अंदर ही मिलते हैं और भ्रूण का पहला अस्तित्व वहां आता है। ये भ्रूण वहां से फिर बच्चेदानी में आकर के इम्प्लांट होता है। तो टीबी का इन्फेक्शन भ्रूण को ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है। एक या दोनों नलियां महिला की बंद हो जाती हैं, कई बार इसमें पानी भर जाता है जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं, या कई बार ट्यूब्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल कहने का अर्थ है कि जांचों में तो ट्यूब्स खुली मिलेंगी, आपको दोनों ही ट्यूब्स खुली मिलेंगी, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही होगी। इसका कारण होता है ट्यूब्स के अंदर की सीलिया का डैमेज हो जाना। सीलिया एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर जैसा, जो लगातार इनवर्ड मूवमेंट करता है अंडे को आगे बढ़ाने के लिए। अगर सीलिया काम नहीं करेंगी तो अंडा आगे नहीं बढ़ पाएगा, शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही कहीं डैमेज हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगी। तो इनफर्टिलिटी इससे होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूट्रस। तो टीबी के बैक्टीरिया यूट्रस तक भी पहुंच सकते हैं और यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है उसकी फाइब्रोसिस हो सकती है, कैविटी सिकुड़कर छोटी हो जाती है, या कई बार उसमें जाले पड़ जाते हैं जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। इम्प्लांटेशन यानी भ्रूण का कैविटी के साथ चिपकने की जो प्रक्रिया होती है। तीसरा ऑर्गन है ओवरीज यानी अंडाशय। ये इन तीनों में सबसे लेस कॉमनली अफेक्टेड होता है। ओवरी में एब्सेस बन सकते हैं जिसे हटाने के लिए कई बार हमें ऑपरेट करना पड़ता है। इस तरह के ऑपरेशन से या इवन एब्सेस से ओवरी के जो नॉर्मल एग रिजर्व है वो डैमेज होकर के समय के पहले कम हो सकते हैं। तो टीबी का ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने का होता है। ये एक डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूर कंप्लीट करना चाहिए ताकि फर्दर बॉडी में डैमेज ना हो। फिर भी देखा गया है कि 70% महिलाएं जिनमें कभी न कभी जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हुई है उन्हें निसंतानता से जूझना पड़ता है। इसका कारण है टीबी की वजह से हुए कुछ बहुत प्रोलॉन्ग्ड डैमेजेस। जी, तो मतलब परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। लेकिन डॉक्टर पूजा, मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल करना चाहूंगी इसी से जुड़ते हुए कि प्रेगनेंसी में टीबी की इस प्रॉब्लम में क्या कंसीव किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर विद्या ने अभी आपको बताया कि यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन डिटेक्ट होती है तो सबसे पहले तो आपको किसी डॉक्टर के परामर्श से उसके 6 महीने या 9 महीने की जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। उसके बाद आप 6 मंथ्स तक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर 6 महीने में आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो गई हो या उसके अंदर पानी भर गया हो। तो इसको हम एक छोटे से जांच जिसे हम हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी कहते हैं, ये एक एक्सरे की जांच है। इसमें एक रेडियो ओपेक डाई डाला जाता है औरत की गर्भाशय के अंदर और फिर ये दोनों नलियों के द्वारा होता हुआ निकलता है जिसे हम एक्सरे से कैप्चर करते हैं। तो इस जांच के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि आपके ट्यूब्स खुले हैं या बंद हैं। और हमारे पास एक और आधुनिक तकनीक है जिसे हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन की जांच
कहते हैं, उससे भी आपके ट्यूब्स खुले हुए हैं या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। तो यदि आपके ट्यूब्स बंद निकले तो आपके लिए आईवीएफ बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसा डॉक्टर विद्या ने अभी बताया है कि आईवीएफ में हमें ट्यूब्स की जरूरत ही नहीं होती। तो परेशानियां आती हैं लेकिन इलाज संभव है। इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, दिल्ली से रानी हमारे साथ जुड़ी हैं। रानी, पूछिए आपका सवाल। हेलो, मैं दिल्ली से रानी बोल रही हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए। 5 साल पहले ट्यूब ब्लॉक का पता चला, मैंने दवाई ली, सफाई भी कराई, ट्यूब खुलने का ऑपरेशन भी कराया, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने निराश होकर 1 साल से इलाज बंद कर दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई होप है? देखिए रानी जी, आपके लिए होप तो जरूर है। आजकल की आधुनिक जो तरीके हैं उससे जरूर पॉसिबल है कि आप मां बन सकती हैं। जैसे अभी डॉक्टर विद्या ने एंड डॉक्टर पूजा ने दोनों ने बताया था, जो ट्यूब होती हैं वो हर महिला में 2 होती है। जो गर्भाशय से की ओर एक एंड होता है और दूसरा उसका जो छोर होता है वो अंडाशय के ऊपर होता है। और ये जो ट्यूब होती है बहुत पतली होती है, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो डॉक्टर विद्या बता रही थी, जो अंडों को पकड़ने का काम करती है और उसको धीरे धीरे बच्चेदानी की तरफ ढकेलती है। यहीं पे यदि संभोग होता है तो शुक्राणु भी अंडे के साथ इसी ट्यूब में मिलते हैं, यहीं पे भ्रूण बनता है और 3 से 5 दिन में ये धीरे धीरे ये रेशे इस भ्रूण को ढकेलते हुए बच्चेदानी में पहुंचाते हैं, जहां पे वो प्रत्यारोपित हो जाता है। बहुत बार इस ट्यूब जो बंद होती है उसके लिए लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन करवा लें, ऑपरेशन करके खुलवा लें। अब ऑपरेशन हमने किया, लैप्रोस्कोपी के द्वारा खुलवा भी लिया, लेकिन क्या ये ट्यूब फंक्शनल हो पाएंगे? क्योंकि ट्यूब के अंदर जो सीलिया है, जो छोटे छोटे बाल हैं, वो तो डैमेज हो चुके हैं। अब वो वापस अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ट्यूब खुली जरूर है आपकी, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रही है। और जैसे आपने बताया, आपने ट्यूब भी खुलवा ली लेकिन फिर भी मां नहीं बन पा रही है। तो बेटर है कि एक दूसरा प्रोसीजर है आईवीएफ, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिसमें ट्यूब का कोई काम नहीं। जैसे डॉक्टर पूजा बता रही थी, उसमें अंडे हम महिला के अंडे में अंडाशय में से बाहर निकालते हैं, पुरुष के वीर्य से शुक्राणु लेते हैं और जो भ्रूण बनाते हैं उसे हम लैब में तैयार करके 3 से 5 दिन वाले भ्रूण को हम वापस महिला के गर्भाशय में डालते हैं। तो ट्यूब का जो काम है वो बाईपास हम कर लेते हैं। तो आप जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए आप आईवीएफ करवा लें, जिससे आप आराम से मां बन सकती हैं। क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट भी अच्छे आईवीएफ सेंटर्स में अराउंड 60 to 70% है, जबकि ट्यूब जो खुलवाते हैं उसमें लेस देन 10% चांसेस रहता है। जी, तो रानी, आप उम्मीद नहीं हारें, आपके लिए उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, बिल्कुल निराश ना हो। डॉक्टर विद्या, मैं आपसे अपना अगला सवाल लेना चाहूंगी। हमने टीबी का रोल समझ लिया इनफर्टिलिटी में। मैं आपसे अब इर्रेगुलर पीरियड्स जो होते हैं उसके लिए जानना चाहूंगी कि पिछले एपिसोड में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी, वो जानना चाहती थी क्या जो इर्रेगुलर हमारे पीरियड्स होते हैं उससे भी इनफर्टिलिटी होती है? हाँ। इरेगुलर पीरियड्स का कारण है कि अंडा या तो टाइम पर डेवलप नहीं हो रहा या रप्चर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी महिला के पीरियड्स अगर 30 से 45 डेज में कभी भी आते हैं तो ये पता नहीं चल पाता उसे कि वो कौन सा दिन है जिस दिन अंडा रप्चर हुआ, क्योंकि अंडे की जो आयु है वो 12 से 24 घंटे की है। तो बहुत आसानी से वो प्रेशियस डे जो है वो मिस हो जाता है महिला से। तो एक तो टाइमिंग की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, दूसरा अंडे की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर यंग एज ग्रुप में देखें तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल बहुत कॉमन है। इसमें अंडाशय में अंडे तो बहुत सारे होते हैं, पर समय पर लीड लेकर कोई अंडा बढ़ना नहीं शुरू करता, टाइम पर रप्चर नहीं होता, इससे प्रेगनेंसी नहीं आती। और अगर कभी कोई अंडा रप्चर हो भी गया तो कई बार उसकी क्वालिटी पुअर होती है, अंडे के बाहर जो खोल है वो काफी मोटी होती है, जिससे कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। अगर हम लेटर एज ग्रुप की महिलाओं में देखें, जिसे हम पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं, 35 से 45 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है, इस समय इरेगुलर पीरियड्स आने का अर्थ है कि कहीं न कहीं आपके शरीर में अंडे बनाने की क्षमता कम हो रही है। एक महिला के शरीर में टोटल अंडे कितने हैं उसके जन्म के टाइम पे ही निर्धारित हो जाता है, टोटल स्टॉक फिक्स होता है।
जब उसके पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो इसी स्टॉक में से हर महीने कुछ अंडा खर्च होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब ये अंडे घट करके खत्म हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होते होते बंद हो जाते हैं। तो 35 ईयर्स के बाद ये होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो 2-3 महीने में एक बार कभी अंडा रप्चर होगा, और अगर अंडा रप्चर हो भी रहा है तो उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एक हेल्दी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सके, तो इससे प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। बिकॉज प्रेगनेंसी के लिए अंडे का होना ही सफिशिएंट नहीं है, अंडे की क्वालिटी का भी बहुत अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विद्या, आप पीसीओडी के बारे में बता रही हैं। आपसे हमारे बहुत सारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे, वो विस्तार से जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या संभव है। पीसीओडी बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस स्टेट क्रिएट करता है। महिला का वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है और काफी कोशिशों के बाद भी उसके लिए आसान नहीं होता वजन को घटाना। पीरियड्स चढ़कर आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, कई बार फेस पे भी हेयर आने लग जाते हैं। तो ये सब सिम्टम है कि आप पीसीओडी से सफर कर रही हो सकती हैं। तो अपनी जांचें कराएं, कुछ ब्लड टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। एक बार ये कंफर्म होने पे कुछ दवाइयां तो हैं ही इसके लिए, पर दवाइयों के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, वजन घटाने के लिए कोशिश करें। अपनी प्रेजेंट वेट का अगर 5% भी महिला कम कर लेती है तो पीसीओडी की ट्रीटमेंट में उससे हेल्प होता है। खाने पीने में चेंजेस करने जरूरी हैं, जैसे जंक फूड, ऑयली फूड ना लें। जंक फूड में कई तरह के फ्लेवर इन्हांसर्स, केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को डैमेज करते हैं। जितना हो सके फ्रूट्स और सैलड्स इंक्लूड करें अपने डाइट में, और दवाइयां इसके साथ लेती रहें। ये सारे ट्रीटमेंट के बाद भी कई बार महिला को नेचुरल प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है और इसका कारण है इसकी पुअर क्वालिटी का होना। तो ऐसे केसेस में अगर महिला ने 1 से 2 साल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ट्राई किया है और उन्हें बार बार असफलता मिल रही है तो उन्हें आईवीएफ टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ले लेनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर विद्या ने हमें बहुत ही बारीकी से पीसीओडी के बारे में बताया और इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं उसके बारे में बताया। डॉक्टर पूजा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इरेगुलर पीरियड्स की परेशानी से जूझती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो 30 साल की उम्र में ही जिनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, पहले आप मुझे ये समझा दीजिए, और फिर क्या इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, क्या है, भगवान ने हर महिला को कुछ सीमित अंडे दिए हैं जो उस महिला का मां के गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है कि किसको कितने अंडे मिले हैं। और जब लड़की 12-13 साल की होती है तो उसकी माहवारी आनी शुरू होती है और फिर हर माहवारी के साथ उसके कुछ अंडे खर्च होते चले जाते हैं। और जब ये अंडे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो उस महिला के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। नॉर्मली ये मेनोपॉज का जो एज होता है वो 45 से 50 के बीच होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके एग का रिजर्व जन्म से ही काफी कम होता है और इसलिए उनके अंडे जो हैं वो बहुत पहले 25 से 30 साल के बीच में ही खत्म हो जाते हैं और उन्हें मेनोपॉज आ जाता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ऐसी महिलाओं में निसंतानता की समस्या तो होगी ही, क्योंकि बच्चे होने के लिए अंडे का होना बहुत जरूरी है। तो जब ऐसी महिलाएं हमारे पास आती हैं तो सबसे पहले तो हम उन्हें कुछ हार्मोन्स की दवाइयां देकर उनकी माहवारी फिर से शुरू करवाते हैं, क्योंकि एक बार आपकी माहवारी जब बंद हो जाती है तो आपकी गर्भाशय भी सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तो 2-3 माहवारी आने के बाद उनकी जो गर्भाशय है वो थोड़ी बड़ी होती है, अंदर की जो एंडोमेट्रियल लेयर है जहां पे हमें भ्रूण को रखना है वो तैयार होती है। उसके बाद हम उनके लिए आईवीएफ की प्रक्रिया प्लान करते हैं डोनर एग्स के साथ, जिसमें हम किसी अन्य महिला के अंडे ले लेते हैं, उनके हस्बैंड के शुक्राणु ले लेते हैं और फिर भ्रूण बनाकर उनके गर्भाशय के अंदर डाल देते हैं। तो इससे ऐसी महिलाएं भी मां बन सकती हैं जिनकी माहवारी कम उम्र में ही बंद हो गई है। तो मतलब अंडे नहीं बनने से डोनर्स से आप अंडे ले सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, भोपाल से उमा हमसे जुड़ी है। जी उमा, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आती हैं, इलाज भी मैंने काफी कराए हैं, पर कारण नहीं पता चल पा रहा है और सक्सेस भी नहीं मिल पाई है अभी तक। हमारे पास कुछ दंपति ऐसे आते हैं
जब आते हैं तो बोलते हैं हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चेदानी भी सही है, ट्यूब भी खुले हैं, शुक्राणु भी सही है और अंडाशय भी सही है, अंडे भी सही हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि 40% केसेस में महिलाओं में दोष होता है, 40% केसेस में पुरुषों में दोष पाया जाता है और 20% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। ये तो जो उमा जी हैं वो भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब खुले तो हैं, लेकिन जैसे पहले अभी डॉक्टर पूजा भी बता रही थी, डॉक्टर विद्या बता रही थी कि ट्यूब फंक्शनल नहीं होते, मतलब उसके सीनियर डैमेज होते हैं। यदि वो डैमेज है तब अंडे और शुक्राणु मिलेंगे कैसे, जब मिलेंगे नहीं तो संतान प्राप्ति होगी कैसे। तो जब भी ऐसे जो कपल्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको पहले यदि 1-2 साल शादी का हो चुका है तब तो उन्हें हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप कुछ दिन आप नॉर्मल ट्राई कर लीजिए, जो आपको टाइम फर्टिलिटी पीरियड बता रहे हैं उस समय कर लीजिए, टाइम इंटरकोर्स हो गया, या ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवा मतलब अंडे बनने वाली दवा दी जाती है, या IUI कर लिए। और 3 से 4 बार IUI करवाने के बाद भी, नॉर्मल तरीकों से कोशिश करने के बाद भी यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो बेटर है कि वो IVF की ओर मुड़े। जैसे उमा जी बता रही थी कि इनकी 4 साल शादी की हो चुकी है तो नेचुरली सब कुछ उन्होंने करवा ही लिया है, तो इनके लिए IVF बेटर ऑप्शन है। अब IVF क्या है कि उसमें तो सबसे पहले महिला के अंडकोश में से अंडे हम बाहर निकालते हैं, पुरुष के वीर्य से शुक्राणु हम लेते हैं, दोनों को लैब में मिला के भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण इनके गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे डॉक्टर पूजा बता रही थी कि अंडे होती है वो भी कमने लगती है, और जैसे डॉक्टर विद्या बता रही थी कि उनकी गुणवत्ता में भी कमी आने लगती है। तो बेटर है अपना टाइम और पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल की कोशिश में ना रहें, आप IVF के ट्रीटमेंट में आप जाएं। जी, तो मतलब ये माना जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को जब इनफर्टिलिटी के बारे में पता नहीं चलता और जब पता चलता है वो इलाज कराते हैं और इलाज से फायदा नहीं पहुंचता उसके बाद वो IVF की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर अनुजा, आपकी तरफ आते हुए मैं पुरुषों से जोड़ते एक सवाल करना चाहूंगी। पिछले एपिसोड में भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने पूछा था कि जो पुरुष नसबंदी करा लेते हैं क्या वो खुद के शुक्राणुओं से भी पिता उनका बन पाना पॉसिबल होता है? जी हाँ, वो जो पुरुष नसबंदी करा चुके हैं वो भी आजकल के जमाने में, आजकल के एडवांस टेक्निक से जो कि IVF है उसके थ्रू वो पिता बन सकते हैं। नॉर्मली नसबंदी का क्या होता है, नसबंदी में क्या किया जाता है? नॉर्मली पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु बनाने वाली फैक्ट्री यानी कि टेस्टिस में बनता है, वहां से एक पतली ट्यूब होती है जिससे शुक्राणु वीर्य के में जाते हैं और वहीं से वो बाहर निकलते हैं। यदि नसबंदी का ऑपरेशन करवाया है तो वो जो पतली सी ट्यूब होती है जो बहुत मतलब एक बाल जैसी पतली होती है उसको डिवाइड किया जाता है। तो वीर्य में शुक्राणु, ऐसे लोगों में वीर्य में शुक्राणु नहीं मिलते हैं। तो कितने लोग सोचते हैं कि नसबंदी जो ऑपरेशन हुआ है उसको वापस से जोड़ दें, जोड़ करके आगे बढ़ें, लेकिन वो इतनी पतली ट्यूब है उसको वापस जोड़ने में उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम रहता है। तो उससे बेटर है कि हम ICSI करें। IVF का भी एक एडवांस रूप है ICSI, जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक अंडा लिया, उसको एक पिपेट से, एक होल्डर से पकड़ा और एक इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु उस अंडे के अंदर डाला, तो इससे वो भ्रूण तैयार होता है। तो इसमें क्या होता है, एक अंडे और एक शुक्राणु से ही हम भ्रूण तैयार कर सकते हैं। इसमें जिनके नसबंदी हो चुकी है उनमें से हम शुक्राणु कैसे निकालेंगे, तो टीजर करके, टेस्टिकुलर बायोप्सी। तो टेस्टिस से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हम बाहर निकालते हैं, उसमें से 8-10 शुक्राणु जो मिलते हैं उससे हम काम कर सकते हैं। जो ICSI की विधि है वो सिर्फ नसबंदी वाले ऑपरेशन वाले पेशेंट में नहीं, वो जिनके भी शुक्राणु कम है या किसी के निर शुक्राणु हैं लेकिन टेस्टिस में बन रहे हैं, फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो उनमें भी किए जा सकते हैं। या जिनके शुक्राणु 5 मिलियन से कम, 1 मिलियन से कम है, तो वैसे लोग भी पिता बन सकते हैं। जी, डॉक्टर विद्या, बात अगर हम कर लें कि मेल के जो स्पर्म में डिफेक्टिव स्पर्म का जो रेशियो बढ़ रहा है उसमें आप क्या वजह मानती हैं? बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, लोगों में स्ट्रेस बहुत है,
लोगों की हैबिट्स जो है वो बिगड़ती जा रही है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज है, तो क्या आपको ये एक वजह लगती है कि जो मेल के स्पर्म में डिफेक्टिव स्पर्म का जो रेशियो बढ़ रहा है, और क्या इसके लिए भी कोई टेक्निक जो है वो अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब सारी जो वजह आपने बताई, ये लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गया है, तनाव और स्ट्रेस ओवरऑल बढ़ गया है, इन सब चीजों की वजह से मेल्स में डिफेक्टिव शुक्राणु बढ़ते जा रहे हैं। इंसान ही एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें नॉर्मली भी 96% अबनॉर्मल स्पर्म्स पाए जाते हैं। अगर ये 96% से ज्यादा अबनॉर्मल होते हैं तो ऐसे पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। तो इसके लिए मेडिसिन तो हैं ही, लेकिन मेडिसिन से इसे कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन के अलावा हमें टेक्नोलॉजी की भी मदद लेनी पड़ती है। जैसा कि डॉक्टर पूजा ने अभी आपको बताया कि इक्सी की टेक्नोलॉजी है। इक्सी की टेक्नोलॉजी में एक एक स्पर्म्स को सेलेक्ट करके माइक्रोस्कोप में देखते हुए सेलेक्ट करके उसको अंडे के अंदर डाला जाता है और भ्रूण का निर्माण किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। अगर शुक्राणु बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है या बहुत ज्यादा कम है तो इक्सी से भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है इमसी, जिसमें हम एक एक स्पर्म को 6000 से 7000 गुना तक बढ़ा करके देख सकते हैं और एक बेहतर स्पर्म का चुनाव करके सिर्फ उन्हीं स्पर्म से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के रेट्स बेहतर मिलते हैं। एम्ब्रियो के लेवल पे भी फर्दर सिलेक्शन किया जा सकता है, जिसे हम एम्ब्रियो बायोप्सी या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। एक बार हमने स्पर्म से एम्ब्रियो बना लिए, फर्दर एम्ब्रियो की बायोप्सी करके हम सिर्फ उन्हीं एम्ब्रियो का चुनाव करें जिनके सेल्स नॉर्मल पाए गए हैं। जिन एम्ब्रियो के सेल्स अब नॉर्मल पाए गए हैं उन्हें हम पहले डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इससे प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और एक हेल्दी बच्चे के मिलने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इन टेक्नोलॉजी से ऐसे पुरुष की मदद हो सकती है। पर नॉर्मली ऐसे सोसाइटी में देखा जाता है कि पुरुष समझते हैं कि प्रॉब्लम मेरे में है, पहले मैं अपना इलाज कर लूं, उसके बाद मैं अपनी वाइफ के टेस्ट कराऊंगा, और इस इंतजार में समय निकलता जाता है क्योंकि इसका क्योर कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है मेडिसिन से। तो इससे क्या होता है कि वाइफ का भी जो एक बेस्ट फर्टिलिटी विंडो है वो निकल जाता है, वाइफ की उम्र बढ़ने लगती है, और जहां प्रॉब्लम सिर्फ एक में थी, आसानी से मैनेज कर सकते थे टेक्नोलॉजी से, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दोनों में हो जाती है और डिफिकल्टीज आती है। इसलिए टाइम रहते जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनका हेल्प लेना जरूरी है। जी, तो डॉक्टर विद्या हमें बता रही हैं कि भागता दौड़ता जो आज का लाइफस्टाइल है उससे भी स्पर्म डिफेक्टिव होते हैं। इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक जो अपना खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े, जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, अपनी समस्या का समाधान जाना, वो अगली बार के कार्यक्रम भी हमारे साथ दोबारा से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। तमाम एक्सपर्ट्स का शुक्रिया करना चाहूंगी। अगले एपिसोड में जल्द होगी मुलाकात। देखते रहिए इंडिया न्यूज।